मेरी पूर्व पत्नी अपने पति प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के दिनों में वापस चली गई। उसने मुझ पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की उम्मीद में एक सुंदर, सावधानी से किया हुआ मेकअप भी किया, लेकिन इस बार मैं बस उसके चंगुल से बचना चाहता था। हमारा तलाक हो चुका था, लेकिन जब भी मैं किसी को डेट करने की कोशिश करता, मेरी पूर्व पत्नी सू चिंग उसे बिगाड़ देती, और इस बार उसने मेरे सामने ही मेरी नई गर्लफ्रेंड से लड़ाई भी कर दी। जब स्थिति पूरी तरह से अराजक हो गई तो मैंने उन दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सू चिंग अपना संतुलन खोकर सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी। एक बड़े ट्रक को तेजी से उसकी ओर आते देख मैंने बिना देर किए अपनी गर्लफ्रेंड को एक तरफ धकेल दिया और सोचा, इस जिंदगी में मैं सचमुच तुम्हारा एहसानमंद हूँ। जब मैंने फिर आंखें खोली तो मैंने खुद को एक ट्रेन में पाया जो गान लैंग पहुंचने वाल हुई थी। तभी एक कर्कश आवाज सुनाई दी, अरे हैंडसम, क्या तुम ऊपर वाली शेल्फ से सामान उतारने में मेरी मदद कर सकते हो? मैंने ध्यान से देखा और पाया कि वह मेरी कॉलेज की सहपाठी जंग येन येन थी। वह इतनी जवान क्यों लग रही थी? नहीं, उसकी पोशाक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने नए साल में पहनी थी। ट्रेन की खिड़की में परछाई देखकर मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मैं असल में 19 साल की उम्र में वापस पहुंच गया हूं। उसी पल जंग येन ने मुंह बनाया और पूछा, क्या तुमने अब तक बहुत घूर लिया? मैंने तुरंत माफी मांगी। माफ करना, मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे रुकी, जंग येन अपना संतुलन खो बैठी और सीधे मेरी बाहों में गिर पड़ी। वह तुरंत चीखी और मुझे धक्का देकर दूर धकेल दिया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। जब मैं उसे नीचे उतारने के लिए आगे बढ़ा, सामान छीनने के बाद उसने मुझे बेरहमी से पहना। अगर तुमने किसी को भी यह बताने की हिम्मत की कि अभी क्या हुआ तो तुम मर जाओगे। उसकी जानी पहचानी पीठ देखकर वह बिल्कुल वैसी ही उग्र लड़की लग रही थी जैसी मुझे याद थी। जल्द ही मैं गानलिंग विश्वविद्यालय पहुंच गया। जब मैं 18 साल का था, ईयान महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था, बड़ी उपलब्धियों के सपने देखता था, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। चूंकि स्वर्ग ने मुझे दूसरा मौका दिया है, मैं इस जीवन में बड़े काम करने जा रहा हूं। अचानक एक आवाज आए, छात्र, क्या तुम यहाँ पंजीकरण कराने आए हो? यह सुनकर बेहद एक जानी पहचानी आवाज आई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और देखा कि ये सीनियर चिनवान थी, जिन्हें मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा था। इसी बीच सू चिंग अचानक अपने बिस्तर पर जाग उठी। उनके वर्तमान रूप को घूर रही थी। उन्हें यह अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन उनका पुनर्जन्म हुआ था। मेरी तरफ सीनियर चिनवान अभी भी उत्साह से अपना परिचय दे रही थी। छात्रा, मैं चिनवान हूँ। आप मुझे सीनियर चुन कह सकते हैं। मैं आपको आसपास घुमा सकती हूँ या आपका सामान उठाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरा सारा ध्यान उनके कॉलर बोन पर बने छोटे से तिल पर था। मुझे याद आया कि मेरी पिछली जिंदगी में उस जासूस की वजह से ही मैंने 3 कैंपस कार्ड के लिए खुशी खुशी आवेदन किया था, और इस बार मैंने सीधे उसके हाथ से फ्लायर्स छीन लिए। क्या इत्तेफाक है, सीनियर? मैं स्थानीय हूँ। आपकी सेल्स पिच बहुत पुरानी है। आप फ्लायर्स मुझे क्यों नहीं दे देते? मैं उन्हें बेचने में आपकी मदद कर दूंगा और कमीशन आप रख सकते हैं। कैसा रहेगा? इतना अच्छा सौदा सुनकर चुनवान ने तुरंत बाकी सारे फ्लायर्स मेरे हाथों में थमा दिए। चूंकि आप इतने सहयोगी हैं तो मेहनत कीजिए। मैं आऊंगा। अपना रिजल्ट बाद में देखना। जल्द ही मुझे अपना पुराना डॉर्म रूम आसानी से मिल गया। जैसे ही मैं अंदर गया, चुंग हाओ ने मुझे उत्साह से पकड़ लिया। आखिरकार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब हमारा डॉर्म पूरा हो गया है। मैंने कुछ बेहद खूबसूरत लड़कियों को पोकर खेलने के लिए भी आमंत्रित किया है। क्या आप शामिल होना चाहेंगी? यह सुनकर मैंने उसकी मेहरबानी ठुकराने का बहाना बनाया, क्योंकि पिछले जन्म में मैं अपनी पूर्व पत्नी सू चिंग से ठीक उसी पोकर गेम में मिला था। लेकिन अब मेरे दिमाग में कुछ और जरूरी था, पैसा कमाना। माहौल बदल गया और मैं, एक प्यारा सा सीनियर लड़का जो लगातार नए छात्रों का दिल जीत रहा था, मेरे आकर्षक और आकर्षक रूप के कारण यह सौदा पक्का करना स्वाभाविक रूप से आसान था। कई लड़कियां भविष्य में मेरे विकास के लिए मेरा क्यू भी जोड़ना चाहती थीं, और हाँ, मैं मना नहीं करूंगा। तभी एक माँ और बेटी हमारी ओर आईं और पूछा कि क्या हम डॉम बिल्डिंग 9 जा रहे हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। यह कोई और परिचित था।
शेनू की मां को कैंपस कार्ड वाकई एक अच्छा सौदा लगा और उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी एक कार्ड लेने की योजना बनाई। यह देखकर मैंने भी दिल से मदद की, सामान ले जाने के लिए कहा और कहा कि अगर स्कूल में उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वे मुझसे संपर्क कर सकती हैं। यह सुनकर शेनयू की मां ने तुरंत मेरा संपर्क नंबर जोड़ दिया और मुझे अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। नीचे पहुंचते ही मैंने स्वाभाविक रूप से उसके छात्रावास के कमरे का नंबर 5003 बता दिया। है ना, मैं इसे ऊपर ले जाने में आपकी मदद करूंगा। यह सुनकर क्या आपको हैरान नहीं होना चाहिए? आपको कैसे पता चला कि मैं 5003 में रह रहा हूं? मैंने धीरे से समझाया, मैंने आपकी पिछली बातचीत में यह बात सुन ली थी। इस बीच मैंने सोचा, बेवकूफ़ मोह शब्द, क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में उनके छात्रावास में बहुत बार गया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि कार्ड एक एक करके बेचना बहुत धीमा काम है। इस रफ्तार से पैसा कमाने में बहुत समय लगेगा। मुझे अपना पहला सोने का खजाना पाने के लिए एक नए तरीके की ज़रूरत थी। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने अपना फ़ोन नंबर सीधे उन पर्चों पर लिख दिया। इसका असर तुरंत हुआ। तभी एक साफ सुथरी दिखने वाली लड़की वहां आई। झाओ युआन, मैंने सुना है कि आपको हर व्यक्ति के लिए 20 युआन कमीशन पर मिलते हैं। क्या यह सच है? मैंने ऊपर देखा और समझ गया कि यह भविष्य की सबसे खूबसूरत राजनिक थी। लीची एक अच्छा सा संदेश छोड़ना चाहती थी। प्रभाव, मैंने मुस्कुराकर सौदा और भी मीठा कर दिया। आमतौर पर यह प्रति व्यक्ति 20 होता है। आप डाउनलाइन भी भर्ती कर सकते हैं और उनकी संख्या में से हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आज मुझे 30 लोग लाए तो मैं आपको आपके पूरे कैंपस का जनरल एजेंट बना दूंगा। फिर यह प्रति व्यक्ति 30 होगा। उसकी आंखें तुरंत सुनहरी चमक से चमक उठी। सौदा, मैं आपको कैलकुलेटर पर सूची भेज दूंगा। इस बीच सुइंग अपने दिमाग में अंकित उस फोन नंबर पर बार बार कॉल करती रही, लेकिन उसने बस यही कहा कि वह नंबर मौजूद नहीं है। उसकी रूममेट जंगयिन पूछा, मैंने कुछ दोस्तों को कैफेटेरिया में ताश खेलने के लिए बुलाया है, क्या तुम भी शामिल होना चाहोगी? सुचिन बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। फिर वह आईने के सामने खड़ी होकर ध्यान से अपना मेकअप कर रही थी। इस अजीब प्रतिक्रिया ने तुरंत जंगयिन को शक में डाल दिया। तुम्हारा हाव भाव अजीब है। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? सुचिन शर्मा गई। बकवास मत करो, वह अभी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, लेकिन वह मेरा होने वाला पति है। जैसे ही वे बैठे, कैफेटेरिया में 2 लड़के उन पर डोरे डालने आए। सुचिन ने सोचा कि यह झो युआन है, इसलिए वह तुरंत उसका अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन उन्हें देखकर उसका चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। तुम दोनों क्यों हो? झाओ युआन कहाँ है? चोंग हा ने जवाब दिया। उसने कहा कि उसे कुछ काम था इसलिए वह नहीं आ सका। उसने सोचा, अरे XY की क्या किस्मत है, वह यहाँ तक नहीं है और फिर भी उसकी लड़कियाँ उसके बारे में सोच रही हैं। यह सुनकर सुइंग थोड़ा घबरा गई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह तितली प्रभाव उसके पुनर्जन्म के कारण हुआ? जंग यिनी खिलखिला उठी। उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया। चिंता मत करो चिंकिंग, शायद उसे सचमुच कुछ करना था। इस समय सुइंग बहुत उदास थी, सोच रही थी। मैंने उसे पहले भी फ़ोन किया था, लेकिन उसने कहा कि वह नंबर मौजूद नहीं है। क्या इस जन्म में कुछ गड़बड़ है? अपने पति प्रशिक्षण योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने मुझ पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए सुंदर मेकअप भी किया था, लेकिन इस बार मैं बस उसके चंगुल से बचना चाहती थी। इसलिए मैंने ताश का खेल छोड़ने का बहाना बनाया। हालांकि मैं फिर भी चोंग हाओ और बाकियों के साथ खेलता रहा, लेकिन सुचिन का खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए खेल जल्दी ही खत्म हो गया। दृश्य डाइनिंग ऑफिस में बदल गया। अंदर जाते ही मैंने पूछा, क्या आपकी मैनेजर यहाँ हैं? मैंने एजेंसी के सहयोग पर चर्चा करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया। उस लड़की के निर्देशों का पालन करते हुए मैं सीधे जनरल मैनेजर के ऑफिस गया। मैनेजर ने देखा कि मैं कितना छोटा हूं और सोचा कि मैं एजेंट बनने का मजाक कर रहा हूं। मैंने अपनी नोटबुक उन्हें दे दी। मैनेजर, यह तो बस प्रारंभिक सूची। 58 छात्रावासों में से 247 नए छात्रों ने रुचि दिखाई, जिसमें 3 कॉलेज शामिल थे। उसने सूची पलटी और सिर हिलाया। प्रभावशाली संख्या। स्कूल शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं
और आपके पास पहले से ही 30 से ज़्यादा सब एजेंट हैं। क्या आपने मुख्य कैंपस डेनिंग कार्यालय से बात की है? उन्होंने कितनी छूट दी? मैं मुस्कुराया। 150 युआन वाले प्लान के लिए वे अधिकतम 70% देते हैं, लेकिन मुझे 80 चाहिए। यह सुनकर मैनेजर उछल पड़ा। 80% ठीक है। फिर मैंने कहा, मुझे ज़्यादा कमीशन नहीं चाहिए, इसलिए मुझे कैंपस में सबसे ज़्यादा जनरल एजेंट अधिकार चाहिए इस क्षेत्र में। इसके अलावा मुझे 60% हिस्सा और 30% प्रीपेड कार्ड और सामग्री चाहिए। मैनेजर मजाकिया अंदाज में हंसा। तो तुम पूरा पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी लागत सीमा भी पता है? लेकिन मुझे उसकी प्रतिक्रिया का पहले से ही अंदाजा था। सच कहूं तो मेरा परिवार यही कारोबार करता है और गोल्डन फ्रेशमैन सीजन सिर्फ आधे महीने का होता है। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी टाउन के 40% शेयर दिलाने में मदद कर सकता हूं। अपने कम से कम 2 प्रतिस्पर्धियों को बाहर कर दो, तुम्हें स्थिरता मिलेगी, मुझे कमीशन मिलेगा, दोनों ही फायदे का सौदा। यह सुनकर मैनेजर ने अचानक कहा, उंगलियां, इतनी कम उम्र में ही महत्वाकांक्षी। समय और जगह तुम तय करो, मैं सामान समय पर पहुंचा दूंगा। चलो अब कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते हैं। ठीक है बहन। एक और बात, क्या तुम्हारे स्टोर में एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट वाले फ़ोन हैं? गिनचिन के ऑफिस से बाहर निकलते हुए मैं अपनी किस्मत पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। वही जगह है, अलग काउंटर। फिर भी मुझे बिल्कुल वही फ़ोन नंबर मिला जो पिछली जिंदगी में था। तभी मेरा फ़ोन बजा। एक आवाज़ आई, झा युआन, तुम्हें उपन्यास लिखना चाहिए। तुम्हारे उपन्यास ज़रूर लोकप्रिय होंगे। उस जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर मैं सहज ही तुरंत फ़ोन काट दिया। धिक्कार है सुचिंग। दूसरी तरफ सुइंग ने व्यस्त स्वर सुना। उसका चेहरा उलझन से भरा था। उसने फ़ोन क्यों काट दिया? मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि मौजूदा युआन सिर्फ 19 साल का है और उसे अभी तक नहीं जानता। इस बीच मैं बेबस गुस्से में अपने फ़ोन को घूर रहा था। धिक्कार है, हे भगवान, मेरे साथ इस तरह खिलवाड़ मत करो। क्या पुनर्जन्म टिकट के साथ सच में एक खरीदने पर एक मुफ्त मिलता है? शांत होने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे सुई को कभी यह एहसास नहीं होने देना चाहिए कि मैं भी एक पुनर्जन्म वाला व्यक्ति हूँ। या मैं कैसे? क्या मुझे लड़कियों से फ्लर्ट करना चाहिए? दृश्य बदल जाता है। चोंग हाओ और बाकी लोग सुचिंग के साथ कैंपस में घूम रहे थे। जब सुचिंग को पता चला कि उस दोपहर क्लास मीटिंग होगी तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसने उन्हें वापस छात्रावास भेजने पर जोर दिया। जान यिनयिन ने सोचा, क्या वह झाओ युआन को ढूंढने जा रही है? और चोंग हाओ को लोआ से बहुत जलन हुई। उस लड़के ने ऐसा क्या किया था कि उसे यह सब झेलना पड़ा? काश यिनयिन मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करती। अपनी दोस्त को चोंग हाओ में दिलचस्पी लेते देखकर सुइंग फुसफुसाया, यिन, क्या चोंग हा तुम्हें पसंद करता है? लेकिन जंग यिनयिन ने कहा, उसे ज्यादा परिपक्व लड़के पसंद हैं। जल्द ही सुइंग ने मुझे देख लिया। उसका स्पष्ट स्नेह, कोई भी देख सकता था कि वह मुझे पसंद करती है। जंग यिनयिन भी चौंक गई। तो ट्रेन में उसे जो लड़का मिला वह झाओ युआन था। मैंने जानबूझकर उसे न जानने का नाटक किया। तुम कौन हो? तुम मेरा नाम क्यों जानती हो? लेकिन मेरे दिल में मैंने सोचा था कि सुचिंग अपनी जवानी में वाकई बहुत खूबसूरत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में मैं उस पर इतना मोहित हो गया था। सुचिंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। हाँ, दोनों शुआई नंबर 1 हाई स्कूल से हैं। क्या तुम भूल गए? उनकी प्रतिक्रियाएं देखकर जंग यिनयिन को लगा कि वे झगड़ते हुए जोड़े की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, बल्कि पहली बार मिले थे। मैंने उससे पूछा, सुंदर, क्या तुम मुझे इस तरह से परेशान करने की कोशिश कर रही हो? लेकिन सुचिंग ने इनकार नहीं किया। झाओ युआन, चलो एक दूसरे को फिर से जानते हैं। उसके साहसी और स्नेही रूप को देखकर मुझे लगता है कि पुनर्जन्म के बिना मैं निश्चित रूप से सहमत हो जाता। लेकिन इस जीवन में मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं देने दूंगा। एक दूसरे को जानना ठीक है, लेकिन पहले बता दूं, मुझे पहले से ही कोई पसंद है। यह सुनकर सुचिन की मुस्कान गायब हो गई। फिर उसने निराशा से पूछा, तुम्हें पहले से ही कोई पसंद कैसे हो सकता है? मैंने सहजता से जवाब दिया, क्या यह अजीब है? यह वही लड़की है जिसे मैंने आज देखा था। लंबे बाल, लंबी पोशाक, टोपी पहने हुए। मुझे लगता है कि वह वाकई बहुत खूबसूरत है। मुझे उसका विशद वर्णन करते हुए सुनकर सुचिन का मन तो मुझे मुक्का मारने का कर रहा था।
यह सोचकर कि तुम इस जन्म में और अगले जन्म में मर चुके हो, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। तभी जंग इन बीच में आई। माहौल को हल्का करने के लिए हम फिर मिले। खूबसूरत। याद है, मैंने शांति से अपना फ़ोन निकाला और उसका कॉन्टैक्ट जोड़ने की कोशिश करने लगा। यह देखकर सचिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। पिछले जन्म में इस समय वह इतना महंगा फ़ोन कैसे खरीद सकता था। तो सचिन ने अपना फ़ोन निकाला और मेरे सामने खड़ी हो गई। चूंकि हम पूर्व छात्र हैं, तो चलो एक दूसरे को भी दोस्त बना लेते हैं। उसका फ़ोन पर अपनी मर्जी से हाथ फेरते देखकर मुझे पता चल गया कि मुसीबत आने वाली है। मैं उसे ठुकराने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि तभी सौभाग्य से जंग यिन ने उसे रोक दिया, मुस्कुराते हुए। इस बार नहीं, अगली बार। ठीक है। हमारे बगल में चोंग हाओ ने अपना फ़ोन देखा और कहा, काउंसलर ने घोषणा की है कि क्लास मीटिंग आज रात 7:00 बजे होगी। हम क्लास ऑफिसर्स का चुनाव करेंगे। यह सुनकर मैंने तुरंत चोंग हाओ को पकड़ा और कक्षा की ओर चल दिया। भगवान का शुक्र है कि क्लास मीटिंग ने मुझे बचा लिया। उस समय कक्षा पहले से ही भरी हुई थी। ली चोंग और चोंग हा चुपके से अपने आसपास की लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। ली चोंग ने कहा, मेरे 9:00 बजे वाली को देखो, सुंदरता और स्वभाव। चोंगा ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हारी आंखें कैसी हैं? वो तुम्हें अच्छी लगती है। हालांकि ली चोंग पूरी तरह से निराश लग रहा था। टीएसके, तुम्हें तो जंग येन जैसी लड़कियां पसंद हैं, बिजली के खंभों जैसी दो टांगें। इसमें क्या खासियत है? चोंग हाओ ने ली चोंग को अपनी बाहों में भर लिया और कमरे के दूसरी तरफ इशारा किया। भाई, मैं तुम्हें बता दूं, हमारी क्लास में मैंने जिसका जिक्र किया है, उसके बगल वाली लड़की को देखो। इसे ही तुम अच्छी कहते हो। ली चोंग ने अपने हाथ फैला दिए। बिल्कुल औसत। ऐसी लड़कियां बहुत दुबली पतली, वे कुपोषित लग रही हैं। तभी शिक्षक अंदर आए। सभी को नमस्कार। मैं आपका काउंसलर युच चोंग जीन हूँ। सैन्य प्रशिक्षण से पहले मैं अगले 4 साल आपके साथ रहूंगा। क्या कोई अस्थायी कक्षा निरीक्षक बनना चाहता है? जब मैं अभी भी यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पिछले जन्म में कक्षा निरीक्षक कौन था, एक लड़की सबसे पहले खड़ी हुई। मेरा नाम कुआ याओ है। मैं वान से हूँ और मैं महिला कक्षा निरीक्षक के लिए चुनाव लड़ना चाहती हूँ। तभी जंग चाओ नाम का एक लड़का भी खड़ा हुआ। उसने बताया कि वह वहाँ का ही रहने वाला है। मैं गणलिंग हूँ और पुरुष कक्षा मॉनिटर के लिए चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन मैंने चुनाव के समय का उपयोग कैंपस कार्ड के प्रचार में किया। 1 मिनट लेने के लिए क्षमा करें। मैं जो युआन हूँ, सेनलिन यूनिवर्सिटी टाउन का जनरल एजेंट। अगर आप कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मुझसे मिलना न भूलें। काउंसलर मेरे व्यवहार से दंग रह गया और मुझे रोकने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे भी एक ग्राहक की तरह समझा। गुरुजी, यह योजना सामग्री की जांच के लिए बहुत अच्छी है। क्या आप भी इसे लेने पर विचार करेंगे? फिर मैं सहजता से मंच पर खड़ा हुआ और परिचय कराया। दरअसल 4 लोगों के छात्रावास के लिए बस एक कार्ड पर्याप्त है। फिर इंटरनेट की लागत केवल 15 युआन प्रति माह है। यदि आप उप एजेंट बनना चाहते हैं तो आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं। एक कार्ड आपको 30 युआन कमीशन देता है। 30 लोगों को लाओ और यह 50 हो जाता है। लेकिन उससे पहले मुझे आशा है कि आप मुझे कक्षा मॉनिटर चुनाव में वोट देंगे। अगर मैं कक्षा मॉनिटर बन जाता हूं तो मैं सभी को अतिरिक्त 50 ग्राम डेटा दूंगा। काउंसलर कमरे को नियंत्रित करने की मेरी क्षमता से हैरान था और उसने सोचा, अगर वह कक्षा मॉनिटर बन जाता है तो क्या मैं अगले 4 साल बिना किसी प्रयास के? और जैसी कि उम्मीद थी, मुझे अस्थायी कक्षा निरीक्षक चुन लिया गया और गुइयाओ उप निरीक्षक बन गई। बैठक के बाद गुइयाओ भी कैंपस कार्ड के लिए आवेदन करना चाहती थी। मैं उलझन में थी। क्या आपके छात्रावास की लूयू को पहले ही एक नहीं मिल गया था? आप फिर भी एक क्यों चाहती हैं? लेकिन उसने मजाक में कहा कि वह मेरे व्यवसाय में सहयोग करना चाहती है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सबको बता दिया, अगर आप कल व्यस्त हैं तो आप अपना पहचान पत्र पहले मेरे पास छोड़ सकती हैं, मैं बाद में आवेदन संभाल लूंगी। तभी एक लड़की मुस्कुराओ झाओ युआन, मैं अभी 5 लोगों को कार्ड के लिए आवेदन करने लाया हूं, मेरा कमीशन मत भूलना। खुशी से बातें करते हुए देखकर गुइयाओ ने अपना आईडी कार्ड मेज पर पटक दिया। फिर वह मेरे पास झुकी और बोली, मॉनिटर, अब मैं सब कुछ तुम्हें सौंप रही हूं। इसे किसी बाहरी व्यक्ति को दिखाने की हिम्मत मत करना
वरना इसकी कीमत तुम्हारे 50 ग्राम डेटा से कहीं ज्यादा होगी। लेकिन सच तो यह था कि वह सोच रही थी, अब भी मुझे नज़रअंदाज करने की हिम्मत। इस बार तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक वैसे ही जैसे मैं और मेरे रूममेट्स नहाकर वापस लौटते हुए हम एक लड़की से मिले जो छात्रावास लौट रही थी। उसने गाल फुलाए और मेरी तरफ देखते हुए कहा, सीनियर, मैंने आपको कैंपस कार्ड के बारे में ऑनलाइन मैसेज किया था, आपने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? यह सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा, यहाँ तेज हवा में मत खड़े रहो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अगर तुम बीमार हो गई तो कल कार्ड लेने नहीं आ पाओगी। मेरी अचानक चिंता से उसकी सारी नाराजगी पल भर में गायब हो गई। समझ गया, परवाह करने के लिए शुक्रिया सीनियर, अलविदा। उसके बाद रास्ते में कई लड़कियों ने उत्साह से मेरा स्वागत किया। बाकी 3 ने देखा कि मैं कितना लोकप्रिय हूं और सोचा कि मेरे पास कोई गुप्त चाल है। इसलिए जैसे ही हम छात्रावास लौटे उन्होंने मुझे घेर लिया। उनके संदेह का सामना करते हुए मेरे पास झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि मेरा एक जुड़वा भाई है जो यहाँ द्वितीय वर्ष का छात्र है। इस चौंकाने वाली खबर ने तीनों की आंखें चौड़ी कर दी। तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो, है ना? अगर यह सच है, बूढ़े जो, तो तुम्हें फिर कभी प्रेमिका खोजने की चिंता नहीं होगी। उस पल मेरा फोन की घंटी बजी। एक शी का फोन था। जैसे ही मैंने फोन उठाया उसने लाइन में से आवाज लगाई, झाओ युआन, मैंने 30 लोगों का कोटा पूरा कर लिया। मैंने पूछा कि उसने यह कैसे किया। वह रुकी, फिर पूछा कि क्या नई बिक्री रणनीति अपनाने पर उसे मुख्यालय से कोई इनाम मिलेगा। मैंने जवाब दिया, तो क्या मैं आपको इनाम के तौर पर खाना खिला सकती हूँ? लेकिन ली ने मुझे चौंका दिया और पूछा, क्या आप इसके बदले मुझे नकद दे सकते हैं? चोंग हाओ और ली चोंग ने मुझे अस्वीकार होते देखा और मन ही मन खुश हुए। लाचार होकर मैंने कहा, अगर आपका तरीका वाकई कारगर है तो मैं तुम्हें सिर्फ 200 दे दूंगी। फिर उसने अपना तरीका समझाया। उसने कैंपस फोरम पर छात्रों के आईडी कार्ड पोस्ट किए और हमारी कक्षा के सहपाठियों को 140 युआन में कार्ड बेचा और बाहर से आने वाले छात्रों को 145 युआन में, जो उसे ढूंढने आए थे। लेकिन मुझे लगा कि इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हर बार 5 युआन कम दाम देने से दूसरे कैंपस कार्ड एजेंट परेशानी में पड़ सकते हैं। अगली बार उसे याद दिलाना बेहतर होगा। फोन रखने के बाद मेरे रूममेट्स चिढ़ाने के लिए इकट्ठा हो गए। वह लड़की बिजनेस पार्टनर कौन है? कोई ढूंढने क्यों नहीं आता? हम सहयोग करें। मैंने हंसकर टाल दिया। मैं क्या कहूँ, तुम्हारा भाई सुंदर है और व्यापार में अच्छा है। उस रात बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी सुइंग की गिरफ्त से नहीं बच पाया हूँ। उसने मेरी बाहों को कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, अगर तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, न इस जन्म में न अगले जन्म में। अचानक मैं चौंक कर जाग गया। मैंने सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगला जन्म भी होगा। इस बार मेरा कैंपस कार्ड का कारोबार कितना धूम मचा रहा है, उसे शायद कुछ शक होने लगा है। लगता है मुझे एक मौका चाहिए उसे परखने के लिए। अगले दिन मैं सैन्य प्रशिक्षण की वर्दी लेने के लिए व्यायामशाला जल्दी पहुंच गया। यह देखकर कि गु याओ याओ भी वहां मौजूद थी, मैंने वर्दी सीधे उसे दे दी और उससे कहा कि मुझे स्कूल के गेट पर जाकर व्यावसायिक हॉल के कर्मचारियों से मिलना है ताकि बाद में इन वर्दी को बांटने में मदद कर सकूं। गु याओ ने मना नहीं किया। इसके बजाय उसने मुझसे कहा कि अगर मैं पैसे कमाऊं तो उसे खाना खिलाना न भूले। यह सुनकर मैंने तुरंत कहा, भले ही मैं पैसे न कमाऊं, फिर भी मुझे तुम्हें खाना खिलाना है। हाँ ना? यह दृश्य संयोग से उसकी रूममेट लियो ने देख लिया। क्या हम छात्रावास में इस बात पर सहमत नहीं हुए थे कि मैं ही झाओ युआन का पीछा कर रही हूं? तुम उसे मेरे सामने खाने पर कैसे बुला रही हो? लेकिन गु याओ याओ ने बस हाथ फैला दिए। झाओ युआन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। हर किसी को उसका पीछा करने का हक है। उन दोनों को बारूद से लथपथ देखकर सुचिन ने सोचा, झो युआन आखिर कर क्या रहा है? ऐसा तो पिछले जन्म में कभी नहीं हुआ था। इस समय जंग जिन ने अचानक उसकी पीठ थपथपाई, जिससे सुचिन की आत्मा लगभग डर गई। तुम ध्यान क्यों भटक रही हो? क्या तुमने अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को देखा? सुइंग ने सुधारा, यह मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड है। सुचिन का दृढ़ स्वर सुनकर जंग यिन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। आखिर एक्स वाई में ऐसा कौन सा आकर्षण है जो सुचिन जैसी बेहतरीन लड़की को दीवाना बना दे? लेकिन सुइन आगे कुछ और बताना नहीं चाहती थी। ठीक है,
पहले वर्दी बांट लेते हैं। तभी चोंग हाओ जंग येन येन की ओर बढ़ा। जंग येन येन कहा, बिल्कुल सही समय। मुझे बताओ कि झाओ युआन और सुचिन के बीच असल में क्या रिश्ता है। लेकिन चोंग हाओ ने कहा, मुझे सुइन बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर सुइन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन जंग येन पहले से ही चिंतित था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमारी सुचिन तो ड्रामा लेवल की गर्ल बॉस जैसी है। काउंसलर से बात करते हुए भी वह हारती नहीं है। लेकिन चोंग हाओ ने कहा, और जो भी कमाल का है, वह न केवल हमारा क्लास मॉनिटर बना, बल्कि कैंपस कार का खिताब भी हासिल किया। विश्वविद्यालय शहर में जनरल एजेंट। अब हमें पूरे दिन ब्रॉडबैंड पाने के लिए केवल 59 युआन मासिक योजना की आवश्यकता है। यह सुनकर जंग येन चौंक गई। इतना सस्ता? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने सोचा, मैंने पहले एक वरिष्ठ को यह शेखी बघारते सुना था कि उसने कैंपस कार्ड बेचकर कितना पैसा कमाया। अगर झाओ युआन जनरल एजेंट है तो वह और भी ज्यादा कमा रहा होगा। लेकिन फिर भी वह सुचिन को कैसे पसंद नहीं कर सकता? इसके तुरंत बाद उसने चोंग से पूछा कि वह उसे झोई युआन की वे चैट कैसे भेजे, यह कहते हुए कि वह भी एक कार्ड। जब शेमान ने मुझे फिर से देखा तो वह अभी भी पिछले कुछ दिनों के अपने नतीजों का बखान कर रही थी। यह सुनकर मैं एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, सीनियर, आपको प्रति व्यक्ति कितना कमीशन मिलता है? शिनवान पूरी तरह से गर्वित लग रहा था। प्रति व्यक्ति 30 युआन। ये 20 लोग 600 कमाते हैं। यह काफ़ी है। यह कैसा रहेगा? आप मुझे इन 20 लोगों की जानकारी बेचिए और मैं आपको चिनवेर के प्रतिक्रिया देने से पहले ही प्रति व्यक्ति 50 युआन दे दूंगा। बिजनेस हॉल की वर्दी में कुछ लड़कियां दिखाई दी। डायरेक्टर जो, आपका कैंपस वाकई बहुत मुश्किल है। ढूंढने में बहुत समय लगा, लेकिन शुक्र है कि हम समय पर यहां पहुंच गए। मैंने अपना फ़ोन निकाला और चेक किया। कार की प्रोसेसिंग के तय समय में अभी 10 मिनट बाकी थे। ऐसे में पहले मुझे इसकी प्रोसेसिंग में मदद करो। स्टाफ वाली लड़की ने आईडी कार्ड लिया और मुस्कुराई। वो बहुत खूबसूरत है। मुझे मत बताना कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मजाक कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी भी तुम्हारे ब्रेकअप का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि मैं सीढ़ी चढ़ सकूँ। मुझे बिजनेस हॉल के कर्मचारियों से इतनी सहजता से बात करते हुए सुनकर चुनवुआन ने मेरी कमीज के पीछे से खींचा। सिस, तभी मुझे याद आया कि मैं उसे भूल ही गया था। खैर सीनियर, मुझे अपना परिचय दोबारा देने दीजिए। मैं झाओ युआन हूँ, सियनलिन यूनिवर्सिटी टाउन का जनरल एजेंट। अगर आप मेरे अधीन काम करेंगे तो आपका कमीशन वहाँ से ज़रूर ज़्यादा होगा। कुछ ही देर में वह जगह लोगों से घिर गई। हालांकि लिशी ने कल जितने 30 लोगों की गिनती की थी उनमें से सिर्फ 22 ही आए थे, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि एक बार गति बन जाए तो लोगों को आकर्षित करना कोई समस्या नहीं होगी। यह देखकर कि मैं अभिभूत हो रहा था, वह मदद के लिए आगे आई। सेवा का परिचय दे। बेशक मैंने उसे गलत नहीं समझा था। यहाँ के शोरगुल ने कई नए छात्रों के अभिभावकों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। मैंने उन्हें धैर्यपूर्वक समझाया, अंकल, यह लोकल सिम कार्ड सिर्फ कॉल के लिए ही सस्ता नहीं है। हर महीने आपको 30 जीबी सामान्य डेटा और मुफ्त ब्रॉडबैंड मिलता है। यह अध्ययन सामग्री देखने के लिए बहुत सुविधाजनक है। यह सुनकर सभी अभिभावकों को लगा कि यह एक बड़ी बात है, लेकिन इतनी लंबी लाइन देखकर वे सोच रहे थे कि वे यह काम कब करवा पाएंगे। मैंने तुरंत उनके मन की बात भांप ली। अंकल, आंटी, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फ्लायर के पीछे स्कूल का नक्शा है। आप अपने बच्चे को पहले छात्रावास में बिठा सकते हैं और बाद में वापस आ सकते हैं। मेरी बातों ने उन्हें और भी खुश कर दिया। लूची और चुनबनर दोनों सोच में पड़ गईं। एक सोच रही थी कि पैसे कमाने का मौका कैसे मिलेगा और दूसरी सोच रही थी कि उसके 20 लोग कितना कमीशन ला सकते हैं। जल्द ही लिशी ने एक आंटी को समझाने के मेरे तरीके की नकल की, लेकिन अभिभावक को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने जाने से पहले हाथ हिला दिया। यह देखकर मैं उसे दिलासा देने के लिए जल्दी से उसके पास गया। इस तरह की बातें बहुत आम हैं, निराश मत होइए। जहां तक चिनुआन की बात है, उसने अपने ग्राहकों से फ़ोन पर संपर्क किया था और कहा था कि अब से वह मेरे पीछे आएगी। दोपहर के करीब मैंने कुछ खाना और पानी खरीदा ताकि सभी बारी बारी से आराम कर सकें। मैंने मन ही मन सोचा कि आखिरकार मेरे साथ इतनी बड़ी किस्मत ने दस्तक दे दी। उसी समय
चोंग हाओ, जंग येन येन और सुच चिन के साथ आ गया। बूढ़े जो, तुमने आज सुबह काफी कमाई की होगी। ठीक वही जिसका मुझे डर था। सु चिन को भी क्यों आना पड़ा? जंग येन येन पहले बोली। जुआन, मैंने तुम्हें वीचैट पर जोड़ा है, तुमने इसे मंजूर क्यों नहीं किया? मैंने सिर खुजलाया और कहा कि मैं सुबह से इतना व्यस्त था कि अपना फोन नहीं देख पाया। अचानक उसने सीधे फोन उठाया, खुद ही जोड़ लिया और पूछा, तुम आईफोन 5S इस्तेमाल कर रही हो? यह सबसे नया मॉडल है। तुमने कितने पैसे दिए? मैंने झट से समझाया कि यह बिजनेस हॉल की तरफ से एक तोहफा है। यह सुनकर जंग यिनी तुरंत खुश हो गई। बिजनेस हॉल आईफोन देता है? क्या वे भर्ती कर रहे हैं? क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? इस पल सुई आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। इसे अंदर करो। झाओ युआन, तुम अचानक जनरल एजेंट कैसे बन गए? तुम पहले ऐसे नहीं थे। यह सुनकर मैंने उसे अच्छा मुंह नहीं दिखाया। मैं जनरल एजेंट क्यों नहीं बन सकता? सु सहपाठी, लगता है तुम मुझ पर खास ध्यान दे रही हो, है ना? मेरे आक्रामक लहजे का सामना करते हुए सु चिन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सच में इसी दुनिया से हो? मेरे जवाब देने से पहले ही जंग येन येन जोर से हंस पड़ी। सुचिन, तुम बहुत मज़ेदार हो। अगर वह इस दुनिया से नहीं है तो वह किस दुनिया से होगा? सच में मेरा दिल धड़क उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका शक इतना तीखा होगा। सौभाग्य से शिनु तभी प्रकट हुई और बातचीत तोड़ दी। सीनियर, बहुत समय हो गया। उसे देखकर मैंने शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी। कल सीनियर होने का नाटक करने और आपको और आपकी मां को धोखा देने के लिए माफ करना। मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। जंग येन येन ने किनारे से कहा, सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है। चूंकि आपने हमारे शिव को धोखा दिया है, इसलिए आपको हमें रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहिए। जब हम खुशी खुशी बातें करते हुए लू शुआ और लुशी पास आए, मैंने जल्दी से उनका परिचय कराया। यह मेरा सबसे अच्छा भाई लू शुआ है। वह बगल वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। शांघा की नज़र दूसरी लड़की पर पड़ी। और जो, क्या वह हमारे कॉलेज की है? मैंने जवाब दिया, नहीं, वह मेरी हाई स्कूल की सहपाठी है। वह बगल वाले नंदा से है। यह सुनकर लू शुआ ने तुरंत कहा, वह मेरे झाओ भाई की बचपन की प्रेमिका ली है। सुचिन का मन घबराने लगा था। उसे लगा कि मेरे घर में ऐसा कोई इंसान भी नहीं है। पिछले जन्म में क्या वे हमेशा से गुप्त रूप से संपर्क में थे? उसी समय कई मोटरसाइकिलें हमारे ठीक सामने आकर रुकी। आगे चल रही लाल रंगे बालों वाली लड़की ने आक्रामक स्वर में पूछा, क्या तुम लोग कैंपस सिम कार्ड बेच रहे हो? उसके रवैये से सभी समझ गए कि वे अच्छे इरादे से नहीं आए थे। ग्राहकों को अपने आप आते देख लीची मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। यहाँ कार्ड पाने के लिए आपको 145 रुपये देने होंगे। अगर आपके पास बहुत से लोग हैं तो मैं आपको और भी बड़ी छूट के लिए आवेदन करने में मदद कर सकती हूँ। अप्रत्याशित रूप से लाल बालों वाली लड़की ने पर्चा पटक दिया। दूसरे लोग इसे 150 में बेचते हैं और तुम इसे 145 में बेच रहे हो। तुम्हें मेरे भाई का व्यवसाय चुराने की हिम्मत किसने दी? लिशी चौंक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा क्या मतलब है। अगर तुम्हें कार्ड नहीं चाहिए तो मत लो। लेकिन लाल बालों वाली लड़की पीछे हटने को तैयार नहीं हुई और ली का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हें ही बाजार में उथल पुथल मचाना पसंद नहीं है? अब तुम क्यों डर रही हो? लिशी ने हिम्मत जुटाई। मुझे जाने दो। समान सेवा के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करना व्यवसाय में सामान्य बात है। अगर मूल्य लाभ को चोरी माना जाए तो सभी नवाचार और प्रगति असंभव हो जाएंगी। लाल बालों वाली लड़की अधीर हो गई और उसे जोर से धक्का दे दिया। गालियां भी भाड़ में जाए, तुम्हारा प्राकृतिक चयन। उसी क्षण एक दृढ़ हाथ ने उसे गिरने से पहले धीरे से पकड़ लिया। वह जो युआन की बाहों में लेटी हुई थी, उसके अंदर स्नेह का एक हल्का सा स्पर्श उठा। फिर मैंने उसे अपने पीछे बिठाया और कहा कि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। अगर कोई समस्या हो तो वे मेरे पास आएं। जंग यिन येन को भी वह पल आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लगा। फिर एक और पल आया। मोटरसाइकिल के इंजनों की लहर। एक हट्टा-कट्टा गोरा आदमी भीड़ में घुस आया। लाल बालों वाली लड़की से हमें पता चला कि वह उसका भाई था जो कैंपस में सिम कार्ड भी बेचता था। वह आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ और बोला, मुझे लगा था कि तुम बहुत प्रभावशाली हो, लेकिन तुम तो बस नाक भौं सिकोड़े हुए बच्चे हो। तुम्हारे लोग मेरे इलाके में आकर कम दाम पर कार्ड बेचते हैं।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मेरे साथ थोड़ा अन्याय है? मैंने शांति से उसकी तरफ देखा। अगर तुम मुझे जीन के इन कॉलेज में सिम कार्ड न बेचे जाने का कोई नियम दिखा सको तो मैं पैसे वापस कर दूंगा, एक एक पैसा। अगर नहीं तो हर कोई अपनी मर्जी से प्रतिस्पर्धा करता है। आप अपने उपयोगकर्ताओं को बनाए रखने में नाकाम रहे, इसका हमसे क्या लेना देना। इसके बजाय आपकी बहन हमारे स्कूल में आई और मेरे लोगों को छुआ, हम इसे कैसे सुलझाए? यह देख कर कि मैंने कितनी दृढ़ता से समस्या का सामना किया, लिशी के दिल में गर्मजोशी भर गई। तो सुरक्षित होने का यही एहसास होता है। उस आदमी ने यह देख कर कि तर्क काम नहीं कर रहे थे, बल प्रयोग करना चाहा। मैंने उत्सुकता से पूछा, शब्दों का प्रयोग करने से आपका क्या मतलब है? और शब्दों का प्रयोग करने से आपका क्या मतलब है? मुर्छियां। यह देख कर कि मैं बेपरवाह थी, उसने चुनौती दी। आज रात 8 बजे शुफ्रा रोड पर बारबेक्यू स्टॉल पर। फिर वह अपने लोगों के साथ चला गया। उनके जाने के बाद लीशी ने माफी मांगी, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया, सब ठीक है, कभी कोई क्षेत्र विभाजन नहीं हुआ, वे बस ईर्ष्या करते हैं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। जंग यिन यिन ने उदास सुचिंग की ओर देखा और चिढ़ाया, कोमल और जिम्मेदार, तुम्हारे भावी प्रेमी को जीतना आसान नहीं होगा। सुच चिंग को अचानक एहसास हुआ कि उसका शांत सुरक्षात्मक रवैया बिल्कुल 10 साल पुराने भजन जैसा था। बाद में चोंग हाओ ने जियांग यिन यिन से फुसफुसाकर कहा, बूढ़े जो कि आड़ू के फूलों वाली परेशानी को देखो, चलो थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं। आखिरकार खुद को रोक न पाने के कारण सुइंग फूट पड़ी। झाओ युआन, अपनी बात समझाओ, क्या यह ली वही है जिसके बारे में तुमने कहा था कि तुम्हें पसंद है? यह सुनकर मैंने उसे पूरी उदासीनता से देखा। सुइन, तुम मुझसे किस हैसियत से सवाल कर रही हो? क्या उसका तुमसे कोई लेना देना है? तनाव अचानक बढ़ता देख जियांग यिन यिन ने जल्दी से सू चिंग को एक तरफ खींच लिया। चलो चिन किंग, चलो, इस मामले में दखलंदाजी नहीं करते। जनरल एजेंट का काम। क्या हम यहाँ सिम कार्ड लेने नहीं आए हैं? यह देखकर कि मैंने अभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, सच चीन ने अपना मन बना लिया। उसे अपना अगला कदम सोच समझकर तय करना था। उसके बाद मैंने लू शुआ से पूछा, आज रात तुम कितने लोगों को बुला सकते हो? उसने कहा, उसकी कक्षा के सभी 49 लड़के आ सकते हैं। और हाँ, मेरे पास अभी भी 3500 युआन हैं, इसीलिए लू और बाद में सबको दावत दो। मैंने पहले उसे धन्यवाद दिया, फिर उसे ढेर सारा पैसा दिया। भाई, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? पहले ये 3000 ले लो, जितने लोगों को ला सको लाओ। वह इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह सोचकर कि हालांकि हाई स्कूल में हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, अब से मैं उसका बड़ा भाई बनूंगा। लू शू के जाने के बाद मैंने अपने बगल में लीशी को देखा। चला, मैं तुम्हें कैंपस तक छोड़ दूंगा। रास्ते में वह बार बार आज का कमीशन गिन रही थी, डर रही थी कि कहीं वह मेरा फायदा न उठा ले। उसने कहा, युआन, आज की घटना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने इसे ठीक से नहीं संभाला। तुम्हें अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा, मैं तुम्हें यह सब सहने नहीं दे सकती। यह सुनकर मैंने तुरंत मना कर दिया। वे साफ तौर पर मुसीबत मोल लेना चाहते थे, तुम्हारे बिना भी वे इसे जाने नहीं देते। उसे अपराध बोध से रोते देख मैं उसके पास गया और उसे चिढ़ाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी क्लास की मॉनिटर इतनी रोने वाली होगी। माहौल बिगड़ता देखकर वह घबरा गई। तो चलो, मैं तुम्हें डिनर पर ले चलती हूँ, हमारे स्कूल का मसालेदार हॉट पॉट बहुत अच्छा है, या मैं तुम्हें किसी फिल्म में ले जा सकती हूँ। यह देखकर उसने आखिरकार खुद को दोष देना बंद कर दिया। मैं मुस्कुराई और मान गई, लेकिन मैं हाल ही में बहुत ज्यादा गुस्से में महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं मसालेदार पॉट नहीं देखूंगा। जहां तक फिल्म की बात है तो शरद ऋतु के मध्य तक इंतजार करते हैं। अगर हम दोनों में से कोई भी घर नहीं जाता तो हम इसे कर्मचारी लाभ के तौर पर देख सकते हैं। मेरी सहमति सुनकर लेशी खुश हो गई। फिर उसे इतनी खुशी के साथ जाते देखकर सब शांत हो गया। मुझे लगा कि लिशी वाकई एक अच्छी लड़की है, उसके जैसी किसी को मेरे झमेले में घसीटने का हक नहीं है। मुझे अपनी बात स्पष्ट करने का कोई मौका ढूंढना चाहिए। अब मैं शादी न करने का पक्का समर्थक हूं। कुछ ही देर बाद मैं उस बारबेक्यू स्टॉल पर पहुंच गया जिस पर हम सहमत हुए थे। बियर की बोतल पकड़े हुए गुंडे ने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरे भाई का घर का कारोबार चुरा लिया। आज 20,000 युआन के बिना कोई हिसाब किताब नहीं है।
मैंने उसे चेतावनी दी कि वह उस घटिया बोतल को मेरी तरफ न ताने। उसने व्यंग्य किया, मैं चाहूँ तो बोतल तुम्हारी तरफ तान दूंगा, तुम क्या करोगे? यह देखकर कि वह कितना नासमझ था, मैंने अचानक उसके पेट में घूंसा मार दिया। उसी समय लू शुआह लोगों के साथ आ पहुंचा। भला कौन मेरे भाई को छूने की हिम्मत करता है? अपने पीछे लोगों का एक काला समूह देखकर गुंडे के मन में डर बैठ गया। दे कम से कम 70 लोग थे। क्या झाओ युआन और कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं थे? ये सब एक गिरोह जैसा क्यों लग रहा था? स्थिति को समझते हुए वह आदमी तुरंत पीछे हट गया। ये सब एक गलत फहमी थी, बस एक गलत फहमी। आज की गड़बड़ी मेरे छोटे भाई पर है। मैं पहले खुद को एक बोतल से सजा दूंगा। यह देखकर कि मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, उसने समझदारी से 2 और बोतलें पी ली। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को अभी नियम नहीं पता। उसने अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया है और उसे सामाजिक चीज़ें समझ नहीं आती। वह आदमी जल्दी से आगे कहा, ये सब मेरी बहन की गलती है। सच कहूं तो मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। भाई चलो इस बारे में फिर कभी बात नहीं करते। अब से अगर मेरी भाभी को किंग कॉलेज में कैंपस कार्ड चाहिए तो तुम ही उसका काम संभाल लेना। मैं तो वैसे भी ग्रेजुएट हो रहा हूं। उसे पीछे हटता देख मैंने कहा, चूंकि ऐसा ही है तो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। उनके जाने के बाद आज रात मैं अपने भाइयों के पास गया। बारबेक्यू और बियर मेरी तरफ से, जितना चाहो खाओ पियो। फिर मैंने लू शुआ से फुसफुसाकर पूछा, तुमने कैसे इतने सारे लोगों को बुलाओ? उसने समझाया, मेरी मुलाकात कक्षा 2 के लीडर से हुई। मैंने कहा कि हम उन्हें बारबेक्यू खिला रहे हैं और वह अपनी पूरी क्लास को ले आया। जब मैं छात्रावास वापस पहुंचा तो एक नए उभरते कैंपस बॉस वाले पोस्ट ने स्कूल फोरम में हलचल मचा दी थी। मैंने देखा कि टिप्पणियां और भी बेतुकी होती जा रही थी। शांघा ने मेरा मजाक उड़ाया, बूढ़े जो, तुमने बहुत गहरी चोट की है। पता चला कि तुम शू क्लब के बॉस हो। पूरा फोरम भड़क गया। मैंने तुरंत फोन किया, यह सोचकर कि इससे मेरी प्रतिष्ठा खराब हो रही है। नमस्ते, यह फोरम पर पोस्ट पूरी तरह से गलत है, कृपया इसे जल्दी से हटा दें। वह आदमी लापरवाह लग रहा था। तुम कौन हो? तुम्हें लगता है कि मैं इसे सिर्फ तुम्हारे कहने पर हटा दूंगा? लेकिन जैसे ही उसने झाओ युआन का नाम सुना, उसका रवैया 180 बदल गया। हाँ भाई, मैं इसे अभी हटा देता हूं। इससे पहले कि मैं संभल पाता, सुइंग का फिर से फोन आया। तीनों लड़कियों के छात्रावास लौटने के बाद जंग यिन ने जल्दी से सूचिंग के पैरों की तस्वीरें खींच ली, यह सोचकर कि इन्हें न लेना कोई गुनाह होगा। मैं उन्हें पोस्ट करूंगा फोरम की लिए क्वीन रैंकिंग में। बाद में वह निश्चित रूप से सूची में शीर्ष पर रहेगी। यह देखकर कि वह उसका मजाक उड़ा रही थी, सच ने तस्वीरें मिटाने के लिए फोन छीनने की कोशिश की। दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए बहुत हंगामा मचा रहे थे। शिन्यू ने जल्दी से उन्हें अलग किया। ठीक है, बकवास बंद करो। सचिन, क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं थी कि झाओ युआन कैंपस कार जनरल एजेंट कैसे बन गया? क्या उसे कोई जवाब मिला? जंग यिन ने कहा, हाँ, और उसने हमारे जूनियर शिनु को भी धोखा दिया। फिर उसने गंभीरता से उसकी नकल की। नमस्ते जूनियर, मैं सीनियर हूँ, तीसरे साल से। और मुख्य बात यह है कि आपने वास्तव में उस पर विश्वास किया। कितना प्यारा। शाइनी यूं का चेहरा लाल हो गया। मुझे कैसे पता चलता कि वह इतना रणनीतिक होगा? वह बिल्कुल भी नए छात्र की तरह नहीं दिखता था। जांग यिन्यान ने हंसते हुए सुचिंग से पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि झो युआन एक बूढ़ी लोमड़ी की तरह है? बिल्कुल हमारी उम्र का नहीं, उसने जो सहजता से कहा। सुचिन ने गंभीरता से लिया। अब उसके पास यह संदेह करने का और भी कारण था कि झाओ युआन भी उसकी तरह ही एक पुनर्जन्म वाला व्यक्ति था। ऐसा लग रहा था कि उससे ठीक से सामना करने का मौका ढूंढने के लिए। तभी जंग यिन चौंक कर अपने फोन को घूरने लगी। देखो, ये तो बहुत बड़ा धमाका है। झाओ युआन असल में शूहुआई क्लब का कथित नेता है और लू शुआ को महारक्षक माना जाता है। फोरम पर तो तस्वीरें भी हैं। ये असली है या नकली? अचानक उसे समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि सुचिन, तुम उसे इतना पसंद करती हो। तुम्हें तो पहले से ही पता होगा कि वो एक छुपा हुआ बॉस है। लेकिन सचिन गहरी सोच में पड़ गया। वो तो साफ तौर पर एक आम छात्र था। क्या गड़बड़ हुई? क्या यह दुनिया पहले वाली दुनिया से अलग हो सकती है?
उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर शिन्यू ने कहा, ये पोस्ट वाकई क्लिक के लिए बनाए गए हैं, इन्हें गंभीरता से मत लो। लेकिन सुइन का चेहरा और भी गहरा हो गया। नहीं, मुझे अभी उससे पूछना होगा, क्या यह युआन अब भी वही है जिसे मैं जानती हूँ? इसके तुरंत बाद उसने जल्दी से वह जाना पहचाना नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, सुइन पूछती रही, क्या तुम सच में झाओ युआन हो या नहीं? मैंने झट से जवाब दिया, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? अगर नहीं है तो जो युआन, तो मैं कौन हूँ? क्या तुम इस वीकेंड पर फ्री हो? क्या तुम बाहर आ सकती हो? लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया, समय नहीं है। मैं इस वीकेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देख रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, मतलब वो नहीं था। वो बिल्कुल बेजान लग रही थी। उसकी 2 सहेलियां दौड़कर आईं। हमें डराओ मत। क्या हुआ? कॉल खत्म होते ही सुइन की भावनाएं टूट गईं। उसकी एक गर्लफ्रेंड है। वो अब मेरा युआन नहीं रहा। वो नहीं रहा जो मेरी परवाह करता था। अगर अब वो इस दुनिया में न रहे तो फिर मेरे वजूद का क्या मतलब? जंग इंडियन ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ? तुम कमाल हो। तुम्हें कभी आंखों की कमी नहीं होगी। छोड़ो भी, मैं जॉन से पूछूंगी कि तुम्हारे लिए कैसे। सच के अंदर थोड़ी स्पष्टता लौट आई। मत पूछो, शायद मैं इस जिंदगी में शादी नहीं करूंगी। जंग ये ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झाओ युआन उस पर इतना असर डालेगा। सच चिंग ने समझाया, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगी जो तुम्हें सचमुच पसंद है तो तुम समझ जाओगी। तभी एक वीचैट चैट नोटिफिकेशन आया। जंग येन अपना फोन दिखाया। सुइन, अगर झाओ युआन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या होगा? चान हाओ ने बताया कि झाओ युआन ने उसे निजी तौर पर बताया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वह सिर्फ कैंपस कॉर्ड बेचने के लिए वोकेशनल कॉलेज गया था क्योंकि उस लड़की का परिवार मुश्किल में था। उसने इस पर 4000 युआन से ज्यादा खर्च भी किए थे। हालांकि यह सब एक गलतफहमी थी, फिर भी उसके अनजान रवैये ने सुइन को उलझन में डाल दिया। जंग यिन तुरंत भड़क गया। अनजान है मेरी गाड। अगर तुम उससे आमने सामने पूछना चाहती हो तो मुझे बता दो, बाकी सब मुझे छोड़ दो। फिर उसने अपनी खुशी को मूल भाव का जरिया बनाया और चोंग का फुल टाइम टूलमैन की तरह शोषण किया। जब चोंग हा ने अपनी देवी का संदेश देखा तो वह सीधे मेरे पास दौड़ा और भावनात्मक कॉर्ड खेला। ब्रोजो, मुझे बचा लो। ये न्यान गुस्से से भर गया। उसने कहा, तुमने लोगों को धमकाया। वह चाहती है कि मैं एक छात्रावास की सभा आयोजित करूं और कहा, तुम्हें आना ही होगा। मैंने उदासीनता बरती। उसके गुस्से का मुझसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह गिड़गिड़ाता रहा, चलो भाईजो, हमारे छात्रावास की पहली सभा है, बस अपना चेहरा दिखाओ। मैं पहले ही उसकी बात मान चुका हूं। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं उसके सामने झूठा लगूंगा। उसने बाकी 2 रूममेट्स की तरफ देखा। ठीक है दोस्तों, अगर शो नहीं आया तो माहौल खराब हो जाएगा। ली चोंग और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। हाँ ब्रोजो, चलो। मुफ्त के फायदे से कभी इनकार मत करना। इस वक्त मुझे पता था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं नहीं मानता तो वह रुकता नहीं, लेकिन मैंने उसे पहले ही आगाह कर दिया था। तुम पैसे दोगे, उसके बाद ही मैं इस पर विचार करूंगा। ली चोंग ने अपना सिर खुजला और चोंग हो से कहा, यार, हमारा डॉर्म पहला भोजन हागी द्वारा भुगतान किए जाने पर मुझे कुछ अपराध बोध हो रहा है। चोंग हाओ ने अपने होठ सिकोड़ लिए। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं भुगतान करता हूं? स्पष्ट कर दूं, मैं केवल ब्रोजो का भुगतान करता हूं। तभी एक फोन की रिंगटोन ने हमारी बातचीत को बाधित कर दिया। मैंने उठाया और तुरंत लू शुआ को जोर से चिल्लाते हुए सुना। ब्रोजो, क्या तुमने फौरन देखा? हमारा सुहाई समाज फट रहा है। मैं आधिकारिक तौर पर ग्रैंड प्रोटेक्टर हूं और तुम बॉस हो। हा, उसे पागलों की तरह चिल्लाते हुए सुनकर मैं झल्ला गया। क्या तुम्हारे पास वास्तव में कोई महत्वपूर्ण चीज है? नहीं, मैं फोन रख रहा हूं। वह थोड़ा शांत हुआ। कोई बड़ी बात नहीं भाई, बस हमारे समाज की शानदार प्रतिष्ठा की रिपोर्ट कर रहा हूं। और हमारे स्कूल के बारे में एक बात, विदेश मंत्री पागलों की तरह रिश्वत खा रहे हैं। छात्र कुत्तों की तरह काम करते हैं और दिन में सिर्फ $100 कमाते हैं, जबकि वह कुछ नहीं करते और $50 अपनी जेब में डाल लेते हैं। तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। क्या तुम इससे निपटने का कोई तरीका सोच सकते हो? मैं एक पल के लिए चुप रहा। कुछ लोगों को मुफ्त श्रम का शोषण करना बहुत पसंद होता है। अपने पिछले जन्म में
मैं कुछ भी नहीं बदल सका। लेकिन अब बात अलग है। मैंने उसे याद दिलाया, चूंकि सभी छात्र आपकी बात सुनते हैं तो क्यों ना आप मंत्री की बात छोड़कर खुद ही काम कर ले। शादी ब्याह के लिए मजदूरों का बाजार इस समय बहुत बड़ा है और आपके सभी सहपाठियों को अंशकालिक नौकरियों की जरूरत है। आप अपने चैनल खुद चला सकते हैं, कोई बिचौलिया शुल्क नहीं, और आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। एल शॉ को अचानक समझ आ गया, ठीक है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। मैंने आगे कहा, अपने संपर्कों और मौजूदा प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को अंशकालिक काम की जरूरत है उनके लिए एक ग्रुप चैट का आयोजन करें। इसे वर्क स्टडी म्यूचुअल एड ग्रुप कहें। फिर आप या कोई कुछ भरोसेमंद भाई सीधे शादी की कंपनियों और मॉल में जाकर पर्चे बांटे। उन्हें बताएं कि आप विश्वसनीय कर्मचारी, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और बिचौलियों से कोई कमीशन नहीं ले सकते। और सबसे जरूरी नियम, आप उस मंत्री की तरह कमीशन बिल्कुल नहीं ले सकते। यह पूरी तरह से आपसी मदद ही रहनी चाहिए। लू शुआ तुरंत मान गए। बेशक सुहाई सोसाइटी में सभी भाई हैं, हम कोई कमीशन नहीं लेते। फोन रखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सुहाई सोसाइटी वाकई काफ़ी अच्छी हो सकती है। कैंपस कार्ड सिर्फ पैसे लाते हैं, लेकिन नेटवर्क और चैनल यही असली शुरुआती बिंदु हैं। जब मैं अपने बिस्तर पर वापस आया तो चुंगा अभी भी सैन्य प्रशिक्षण के बाद छात्रावास में होने वाली सभा की योजना बना रहा था। मैंने उससे कहा कि जल्दी आराम कर ले, वरना कल उसे तकलीफ होगी। लेकिन वह पूछता रहा, भाई क्या सोच रहे हो, सीफूड बुफे या हॉट पॉट? मैंने तुरंत मुंह फेर लिया, कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, सैन्य प्रशिक्षण के दूसरे दिन चान्हाओ अकेला बदकिस्मत लड़का था जो देर से आया। प्रशिक्षक ने उससे पूछा, जब मैंने सभा बुलाई थी तब तुम कहाँ थे? मैं अभी भी रास्ते में था। जोर से, क्या तुमने खाना नहीं खाया? और जवाब देते समय चिल्लाओ। शांघा तुरंत चिल्लाया, रिपोर्ट करो। नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। हम 6:30 बजे इकट्ठा हुए। मेरे पास समय नहीं था। यह देखकर कि उसने पहले दिन ही बात करने की हिम्मत की, प्रशिक्षक ने उसे 30 मिनट तक स्क्वाट करने की सजा दी। लेकिन बेवकूफ को यह एहसास नहीं था कि यह कितना गंभीर था, और उसने मोल भाव करने की भी कोशिश नहीं की। चलो भाई, 20 मिनट। ठीक है, प्रशिक्षक गरजा, वहां जाओ और स्क्वाट करो। आंखों में खटकना मत। प्रशिक्षक के गुस्से के आगे चुंग हाओ आखिरकार संभला। उसकी बेतुकी मुद्रा देखकर सुइन हंसा और जंग यिन यिन से पूछा, तुम्हारे चुंग हो को सजा मिली, क्या तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता? जंग यिन यिन लगभग भड़क गया। तुम अपना चुंगहा क्यों नहीं कहते? तुम्हारा पूरा परिवार ही चुंगहा है। प्रशिक्षक प्रशिक्षण के दौरान फिर चिल्लाया, कम परेशानी करो, मेरे पास तुम्हारी बकवास साफ करने का समय नहीं है। और अगर तुम्हें तबीयत ठीक न लगे तो पहले ही कह दो, बाद में इंतजार मत करो। धिक्कार है। यह सुनकर मैंने जल्दी से अपना हाथ उठाया और रिपोर्ट चिल्लाई और अपनी तैयार की हुई छुट्टी की पर्ची थमा दी। मुझे तैयार देखकर प्रशिक्षक ने मुझे मेडिकल रूम में जाने का इशारा किया। मैं स्कूल नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन यह सब मेरी योजना का हिस्सा तो था ही। समय उड़ता गया और जल्द ही दोपहर के 3 बज गए। तब तक जंग यिन यिन धूप में पसीने से लथपथ हो चुकी थी। उसने सोचा, हाय, यह तो धूर्त लोमड़ी है। फिर उसने मासिक धर्म आने का नाटक किया और मेडिकल रूम में भी चुपके से जाना चाहती थी। प्रशिक्षक ने देखा कि वह एक लड़की है और उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। जब चोंग हाओ ने देखा कि देवी चली गई तो उसने उनकी नकल की और चिल्लाया, रिपोर्ट करो। प्रशिक्षक ने झट से कहा, ओह, तुम्हारे भी पीरियड्स आ गए। चान हाओ ने दावा किया कि उसे पेट में दर्द है और उसने बाथरूम जाने को कहा, लेकिन प्रशिक्षक ने कहा, भले ही तुम अपनी पैंट में मल कर दो, तुम यहीं खड़े हो। जब मैं वापस मेडिकल रूम में टहल रहा था तो मेरी मुलाकात जांग यिन यिन से हुई, जो भी सुस्त थी। उसने तुरंत मेरा मजाक उड़ाया, मरीज वापस आ गई है, तुम जरूर जल्दी ठीक हो गई, तुम टहलने भी गई थी। मैंने बेबसी से समझाया, ट्रेनिंग खत्म हो गई, ते अभी भी रिपोर्ट तो करनी ही है ना? सबके जाने के बाद प्रशिक्षक ने चुंग हाओ को रोक लिया। प्रशिक्षक, आइए, ऐसा मत कीजिए, मुझे पता है मैं गलत था। ठीक है, बकवास बंद कीजिए। आपका नाम क्या है? रिपोर्ट कीजिए। मेरा नाम चुंग हा है। यह सुनकर प्रशिक्षक ने उसके कंधे पर थपथपाया
और उसे पूरे प्रशिक्षण काल के लिए कक्षा 2 का स्क्वाड लीडर नियुक्त कर दिया। छात्रावास में वापस आकर वह तुरंत जंग यिन को खुशखबरी सुनाने दौड़ा। इस बीच मैं सोच रहा था कि कैंपस का कार व्यवसाय अब लगभग पूरी तरह से संतृप्त हो चुका है। सभी एजेंटों को कमीशन देने के बाद मैं कुल मिलाकर लगभग 50,000 ही कमा पाया था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। झाओ युआन, तुम आज ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आए? सूचिंग का मैसेज देखकर मुझे अचानक उसकी प्रतिभा से थोड़ी जलन हुई। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं पहले ही डिज़ाइन ड्राफ्ट बेच रहा होता। हर एक 50,000 में मिलता है, 1 दर्जन बेचो और चल निकलो। यह सोचकर मैं तुरंत चौंक गया। अपने पिछले जन्म में मैंने वेब उपन्यास लिखकर अच्छी खासी कमाई की थी, इसलिए मैंने तुरंत कदम उठाया। मैंने टीज़र पोस्ट कर दिया साइट पर और यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं रोज़ाना 20,000 अक्षर अपडेट नहीं कर पाया तो मैं अपनी ही गाजर काट लूँगा। और हाँ, जैसे ही लहरें उठने लगी, टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। सभी ने कहा कि वे इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लगता है इसी जिंदगी में मैं वो सब कुछ वापस ले लूँगा जो मेरा होना चाहिए था। शुरुआत करते हैं वेब उपन्यास की दुनिया से। जिस दिन हम जियांग यिन से मिलने के लिए तैयार हुए, चोंग हाओ और ली चोंग एक आईने के सामने पोज दे रहे थे, पूरी तरह से अपने आप में मस्त, उसके प्रतिबिंब को घूर रहे थे। चोंग हा ने शेखी बघारी, पहला ग्रुप मीटअप, तुम्हारा लड़का आज रात सबसे चमकता सितारा बनने वाला है। मैंने बेबसी से उन दोनों को देखा। तुम्हारे हाव भाव देखकर लगता है कि तुम दोनों सुंदरियां जीतने की योजना बना रहे हो, है ना? दोनों ने घमंड से कहा, बिल्कुल, जीत हमारी है। तभी ली चोंग ने तुरंत चोंग हा के पैर को गले लगा लिया और सच्चे दिल से विनती की, गी, तुम और जो दोनों अपनी सिंगल जिंदगी खत्म कर रहे हो, इस बार तुम्हें मुझे एक लड़की ढूंढने में मदद करनी होगी। जोहो ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं अवाक होकर उनकी तरफ देखने लगा। क्या तुम दोनों कुछ नहीं सोच रहे हो? थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर हम स्कूल के गेट पर पहुंचे। जंग यिंग ने हमें गुस्से से घूरा, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुमने कई खूबसूरत हसीनाओं को इंतजार करवाया। चोंगा ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया, माफ़ करना, माफ़ करना, तुम्हें इंतजार करवाया। मैं बाद में इसकी भरपाई कर दूंगा। तभी उसने उनके बगल में खड़ी एक छोटे बालों वाली लड़की को देखा और तुरंत पूछा, अरे, उस हसीना का चेहरा तो पता ही था। जंग येन ने उसका परिचय कराया, यह मेरी रूममेट लूलिन है, वह थोड़ी अंतर्मुखी है। सबके परिचय देने के बाद हम रेस्टोरेंट, तीनों हसीनाएं आगे आगे चल रही थीं। अनगिनत सीढ़ियां देखते ही देखते कई छात्र शर्माकर नजरें हटा नहीं पा रहे थे। जल्द ही हम टोरंटो रेस्टोरेंट पहुंच गए। ली चोंग की आंखें उस आलीशान जगह को देखते ही चमक उठी। यह 99 युआन का बुफे है। यह कितना शानदार है! वाह, आपके पीछे चलना कितना सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। पिछली बार हमने 49 युआन का बुफे खाया था। इस बार चोंगहू इतना उदार क्यों है? क्या उसने अपना व्यक्तित्व बदल लिया है? खैर, इतने अच्छे खाने के साथ यह एक बर्बादी खाने के लिए नहीं। मैं सेल्फ सर्विस एरिया में चला गया। सुचिन मेरे पीछे पीछे आया और पूछा, झा युआन, चोंगा ने कहा कि वह लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या यह सच है? मैंने जवाब दिया, वह अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सुचिन ने निराशा से कहा, तो फिर तुमने मुझसे पहले झूठ क्यों बोला? तुम ऐसे तो नहीं थे। मैंने अधीर होकर कहा, क्या हम पहले इतने करीब थे? तुम ही तो मुझसे लगातार चिपके रहते थे। मैंने कभी किसी को डेट करने का प्लान नहीं बनाया था। सुचिन ने जल्दी से समझाया, मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाने की जरूरत नहीं है, हम बस सामान्य दोस्त हो सकते हैं। मैंने अधीर होकर कहा, बहन, तुम मुझसे लगातार क्यों चिपकी हुई हो? मन ही मन बुदबुदाते हुए, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे साथ मुश्किलें खड़ी कर रही हो? क्या तुमने मुझे पिछले जन्म में काफी प्रताड़ित नहीं किया था? आज़ादी से प्यार करने और बंधनों से इनकार करने के लिए मुझे माफ कर दो। मेरा रवैया देखकर सुकिन और भी उदास हो गई। झाओ युआन के साथ अपने पिछले जीवन को कैसे समझाए, यह समझ नहीं पा रही थी। उसने अपना रुख बदला और कहा, क्या तुम पिछले जन्मों में विश्वास? मैंने असल में एक बहुत लंबा सपना देखा था जिसमें मैं एक राजकुमारी थी और एक शूरवीर मेरी रक्षा करते हुए मर गया। मैंने सीधे कहा, तुम सीधे क्यों नहीं कहती कि पिछले जन्म में हमारी शादी हुई थी?
फिर किसी भाग्य के फिर से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ और इसीलिए तुम अब मुझसे चिपकी हुई हो। सुचिन मुझे हैरानी से घूर रही थी। तुम्हें कैसे पता? अगर मैं कहूं मैं सचमुच पुनर्जन्म लेती हूं। मैं एक पल के लिए चौंकी, फिर जल्दी से अपने हाव भाव बदले और उसकी बात पर विश्वास न करने का नाटक किया। तो क्या तुम्हें पता है कल की जीत? लॉटरी नंबर? सुचिन ने बेचैनी से बचाव किया। मैं सचमुच पुनर्जन्म ले चुकी हूं और मेरी दुनिया में तुम सचमुच मेरे पति हो। हमारी शादी को कई साल हो गए थे। हमारा एक बच्चा भी है। उसकी बातें मुझे इतना डराती हैं कि मेरे हाथ में पकड़ा हुआ मांस का टुकड़ा भी गिर जाता है। बच्चा! मेरा दिल घृणा से भर गया। हे भगवान, सही और गलत का फैसला करो। यह औरत बकवास कर रही है। यह देखने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, मैंने सुचिन से फुसफुसाकर कहा कि ऐसी बातें किसी और से मत कहना वरना वे तुम्हें पागलों की तरह जेल में बंद कर देंगे। ग्रिल पर रखा मांस जोर से तड़का। जंग यिन येन ने सबसे पहले अपना गिलास उठाया। चलो, आज रात जब तक हम खुश न हो जाए, पीते हैं। सबको पीना ही होगा, खासकर तुम चारों को। चोंग हाओ, शुरुआत खुद को 3 प्यालों से सजा देने से करो। उसकी अचानक घोषणा ने हमें वहीं जमकर रख दिया। झट से प्रतिक्रिया देते हुए चोंग हाओ ने अपना गिलास उठाया और बेधड़क कहा, ठीक है, पहला मैं खुद पी लूंगा। किस्मत ने हमें साथ ला दिया और कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारा रिश्ता शराब में है। आज से हम सब दोस्त हैं। चारा। हम तुरंत चोंगहा के पीछे हो लिए और एक ही झटके में अपने ड्रिंक्स गटक गए। उसी वक्त शिन्यू ने सुचिन की तरफ देखा और पूछा, ठीक है सुचिन, तुम और जॉन एक ही स्कूल से पढ़े हो? क्या तुम बचपन के दोस्त थे? मैंने जल्दी से खुद को दूर किया और बेबसी से कहा, हम ज्यादा करीब नहीं हैं। सुचिन असहजता से बस इतना ही कह पाई, हाँ, तुम ज्यादा करीब नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं। आखिरकार उसके पिछले जन्म में उनका तलाक हो चुका था। शांघा ने भी मेरी तरफ देखा। भाई, अगर तुम दोनों सच में साथ हो गए तो मैं उधार ले लूंगी। मेरे चाचा की कार, मैं और यिनी यिन और तुम दोनों, बिल्कुल सही जोड़ी। मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया। तुम्हारे साथ कौन जोड़ीदार है? क्या तुम्हें नहीं होना चाहिए? हमारी बातें सुनकर झाओ युआन ने भी पूछा, सच चिंग तुम्हें उपन्यास लिखने के लिए क्यों कहता रहता है? क्या तुम लिखने में अच्छे हो? मैंने मौका पाकर सुइन से पूछा, हाँ, तुम मुझे लिखने के लिए क्यों कहती रहती हो? सुचिन ने जवाब दिया, क्योंकि स्कूल के दिनों में जब भी तुम्हें खाली समय मिलता था तुम हमेशा मेरे साथ लाइब्रेरी जाती थी। मुझे पता था कि तुम्हें पढ़ना पसंद है। मुझे लगता था कि तुम एक लेखिका। अप्रत्याशित रूप से जब शिन्यू ने सुना कि मुझे पढ़ना पसंद है तो वह तुरंत भड़क उठी। सच में? तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद हैं? सुचिन अंदर ही अंदर घबरा गई। धिक्कार है। वह भूल गई कि शानू एक साहित्य प्रेमी लड़की है। वह हमें ज्यादा बात नहीं करने दे सकती थी। उसने जल्दी से हमें रोक लिया। उसे पसंद है, लेकिन मैंने जल्दी से साहित्यिक स्वभाव अपना लिया और जवाब दिया, मुझे लाल कक्ष का सपना पसंद है और इतना ही नहीं, मुझे छायाचोर भी पसंद है। चेलेरा के समय का प्यार होने का असहनीय हल्कापन। क्या तुम्हें उत्साहित होकर नहीं कहना चाहिए? तुम कमाल हो। मुझे अब तक उन दोनों से प्यार हो गया है। चोंगा नशे में था और उसने बीच में ही टोक दिया, क्या तुम लोग खाना खाते हुए कुछ सामान्य बातें कर सकते हो? हमें पढ़ना भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें इतनी बातें करना पसंद है तो बस एक दूसरे को जोड़ लो। हम बाद में बात करेंगे। जैसे ही उसने बात खत्म की, शुनयू और सुचिन दोनों ने उसे अमित्र नजरों से देखा। शांघा घबरा गया और उसने दोनों हाथ हिला दिए। मेरा मतलब है, चलो पहले खाना खाते हैं। खाने के बाद तुम अपनी साहित्य चर्चा जारी रख सकते हो। किनारे से दिख रही जंग यिन यिन ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। उसने शुरू में सिर्फ यही सोचा था। सुइंग को युआन पसंद था। अब ऐसा लग रहा था कि शिन्यू भी उसे पसंद करता है। सुचिन ने तीखी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी ऐसी कोई किताब पढ़ते नहीं देखा। मैंने झुंझलाहट में जवाब दिया, जबकि मैं जुड़वा नहीं था। तुम्हें कैसे पता कि मैंने क्या पढ़ा है? तनाव बढ़ता देख ली चुम ने तुरंत बीचबचाव किया। अरे, ऐसे मत बोलो। वेब उपन्यासों की बात हो रही है। मैं एक पागल लेखक को जानता हूँ। उसने कहा था कि वह रोजाना 20,000 शब्द अपडेट करेगा, वरना वह अपना धीरे काटकर यूनिक बन जाएगा। और मैं, जो वहीं बैठा लेखक था, पसीने से तरबतर हो गया। क्या वह बात नहीं कर रहा है?
मैं, शांघा ने कहा, क्या पागल आदमी है? डोंग फैंग बूबी से भी ज्यादा कट्टर। जंग यिन यिन ने उपहास किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह सिर्फ प्रचार है। मैंने अजीब तरह से अपना बचाव किया। मैंने इसे पढ़ा है। वह उपन्यास हाल ही में काफी लोकप्रिय हुआ है। सुइंग ने मेरी तरफ देखा, फिर से उससे बचते हुए, और चुपचाप अपना मन बना लिया। बिल्कुल नहीं। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं तुमसे कैसे पीछे रह सकती हूँ? झाओ युआन, बस तुम इंतजार करो। जन यिन यिन ने देखा कि लूलिन बातचीत में शामिल नहीं हो रही है, और उसने अपना रुख बदल दिया। उपन्यासों पर बात करने में क्या मजा है? हमारे खूबसूरत लिन एक शब्द भी नहीं बोली। चलो सुंदरी, हमें बताओ कि तुम स्कूल के लिए जीन लैंग के पास क्यों आई हो? लिन ने लापरवाही से एक सिगरेट सुलगाई और कहा, कोई वजह नहीं। मेरा तबादला यही हुआ है। लू लिन की सहज मुद्रा देखकर मेरी अचानक दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने अपने पिछले जन्म में कभी नहीं देखा था कि वह इतनी आकर्षक थी। लिन ने धुएं की एक हल्की धार छोड़ी, मानो कोई आत्मा धुंध में नाच रही हो। उसके शांत और आत्मविश्वासी आभामंडल में एक स्वाभाविक गर्व था। उसने लापरवाही से हमारी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें मेरे धूम्रपान करने से कोई आपत्ति तो नहीं है? उस पल ली चोंग लू लिन के मोहक व्यवहार से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। भाई, तुम्हें कैसे लाया जाता है और तुम सबके प्यार में पड़ जाते हो? उसने सोचा, और उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ चुका है।